अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर 13 पढ़ रहे थे हम, गैसियस एक्सचेंज। आज उसका टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इससे पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ाया था कि ऑक्सीजन आपके लंग्स से आपके सेल्स तक कैसे जाती है। अब आपको पता है ऑक्सीजन आपके सेल में यूज़ हो जाती है। मिसाल के तौर पे मान लीजिए ये आपका एक बॉडी का सेल है, इस बॉडी सेल तक पहुंची ऑक्सीजन, ठीक है। कैसे पहुंची मैं आपको पिछला लेक्चर पढ़ा चुका हूं, आप वो लेक्चर सुन लीजिए। हीमोग्लोबिन ने पहुंचाई। अब ऑक्सीजन इस सेल में यूज़ हो जाएगी सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, और नतीजे में ये सेल बेटा पैदा करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे तमाम सेल्स ने पैदा की। फॉर एग्जांपल हमारे हाथों के सेल, हमारे पैरों के सेल, हमारे तमाम बॉडी सेल CO2 पैदा करते हैं। इस CO2 को सेल अकेले अकेले नहीं निकालेंगे, बल्कि इस सारी CO2 को बॉडी से इकट्ठा करके भेजा जाएगा लंग्स में, और फिर लंग्स के ज़रिए से ये बाहर निकाली जाएगी। यानी इस CO2 को बॉडी सेल से आपने डिलीवर करना है बेटा जी कहाँ पे, लंग्स के पास। और लंग्स तक ये कैसे पहुंचेगी, ज़ाहिरी बात है पहुंचेगी तो ब्लड के ज़रिए से ही। ब्लड ही लेके जाएगा इसको बॉडी से लंग की तरफ, लेकिन कैसे लेके जाएगा, किस ज़रिए से जाएगी, किस चीज़ से जुड़ के जाएगी, ये आप देखते हैं। तो मैंने लिखा है CO2 डिज़ोल्व्ड मोर क्विकली इन टिश्यू फ्लूइड। ये CO2 टिश्यू फ्लूइड में बड़ी डिज़ोल्व होती है। टिश्यू फ्लूइड क्या है? टिश्यू फ्लूइड को समझने के लिए ये जो डायग्राम अभी मैंने आपके सामने बनाई हुई है, ये बॉडी सेल है। बॉडी सेल के इर्द गिर्द क्या चीज़ें होती हैं आपको पता है, कैपिलरीज होती है, ये खून की नाली है यानी ब्लड वेसल है। ठीक हो गया जी। अब जो CO2 पैदा हुई वो CO2 पहले इस जगह पे आई और इस जगह से होके आपके ब्लड में शामिल हुई। अब ये जो ब्लड की वेसल और सेल के दरमियान ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह पे एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को बोलते होते हैं टिश्यू फ्लूइड। तो जो भी सेल गैस पैदा करता है पहले वो टिश्यू फ्लूइड में जाती है, उसके बाद ब्लड में। इसी तरह से जो CO2 आएगी वो CO2 भी पहले कहाँ आएगी, पहले ब्लड से आएगी टिश्यू फ्लूइड में, ऑक्सीजन जो होगी, और फिर ऑक्सीजन आपके सेल में आएगी। तो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट भी कुछ यूँ ही है। अब जी 3 तरीके हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने के। पहले तरीके का नेम है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का मेथड। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के ज़रिए से 20% कार्बन डाइऑक्साइड भेजी जाती है आपके सेल्स से आपके लंग्स की तरफ। कैसे भेजी जाती है इतना तो आपको पता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ती है। कभी कभार हीमोग्लोबिन अगर CO2 किसी जगह पे ज़्यादा हो तो हीमोग्लोबिन यानी HB CO2 से भी जुड़ सकती है। जब CO2 से HB जुड़ेगी तो जो चीज़ बनेगी वो होगी HbCO2। इसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो देखिए कि आपका एक ब्लड है, नाली के अंदर ब्लड आ रहा है, उस ब्लड में ऑक्सीजन है यानी हीमोग्लोबिन मौजूद है। हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन पिक की हुई है। हीमोग्लोबिन ने सेल तक आके ऑक्सीजन अनलोड कर दी, उतार दी। अब हीमोग्लोबिन खाली हो गई। तो कभी कभार वो जो खाली हीमोग्लोबिन है वो अपने साथ CO2 को अटैच कर लेती है अगर CO2 ज़्यादा हो, और उसको फिर लंग तक ले जाके लंग में से दफ़ा दूर कर देती है। अब हीमोग्लोबिन के साथ वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे जुड़ी, अमाइनो ग्रुप की वजह से। अमाइनो ग्रुप जो हीमोग्लोबिन का होता है उससे CO2 अटैच हो सकता है। 20% CO2 ऐसे भेजी जाती है। अच्छा, दूसरा मेथड है, उसका नेम है प्लाज्मा प्रोटीन। आपके प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन्स होती है, जैसे कि प्लाज्मा के अंदर फिब्रिनोजन मौजूद होती है, प्लाज्मा के अंदर एल्ब्यूमिन मौजूद होती है। तो ये समझ लीजिए एक प्रोटीन है जो आपके प्लाज्मा में पाई जा रही है। इस प्रोटीन के साथ भी CO2 अटैच हो सकती है, और इस प्रोटीन के साथ अटैच होकर CO2 भी आपके कहाँ तक जा सकती है, लंग्स तक, और लंग्स से बाहर निकाली जा सकती है। ये दूसरा मेथड है CO2 को आपके सेल से आपके लंग तक भेजने का। तीसरा मेथड जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसका नेम है बाइकार्बोनेट आयन। 70% CO2 बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट की जाती है। बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मूला क्या होता है, HCO3। ये होता है बाइकार्बोनेट आयन। तो देखें ये बॉडी सेल है, इसने पैदा की सेलुलर रेस्पिरेशन के बाद CO2। वो CO2 वाला किधर जाएगी, ये CO2 मान लीजिए आपके आ गई कैपिलरी के अंदर, टिश्यू फ्लूइड से होती हुई। ये जो मैंने एक कैपिलरी बनाई है इसमें आ गई CO2। अब क्या होगा, CO2 जब आपके कैपिलरी के अंदर आती है तो CO2 कैपिलरी में मौजूद वाटर से रिएक्ट कर जाती है। ये रिएक्शन कैसे होता है, सिंपली CO2 जब आती है अंदर वाटर मौजूद है H2O, तो रिएक्ट होकर ये बन जाती है H2CO3,
और ये फार्मूला है कार्बोनिक एसिड का, इसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड। ये मैंने लिखा है CO2 + H2O और ये कार्बोनिक एसिड बना और एक एंजाइम ये रिएक्शन करवाता है जिसका नेम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज ऐसा एंजाइम जो वाटर को ऐड करवाए। एक बात और मैं आपको बताता जाऊँ कि ये जो कार्बोनिक एसिड है ये बड़ा अनस्टेबल है। ये एसिड हमेशा अपना प्रोटॉन लूज कर देता है, खारिज कर देता है। तो ये एसिड फौरी तौर पे H2CO3 क्या करता है, रिवर्सिबल तरीके से आयोनाइज होकर इसका एक प्रोटॉन निकल जाता है। 2 H है ना, एक H निकल गया, बाकी बच गया HCO3। इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो आपके सेल ने जो CO2 पैदा की वो ब्लड में गई, कार्बोनिक एसिड बना, बाद में बाइकार्बोनेट। तो ब्लड के अंदर ये बाइकार्बोनेट आयन जो है यही ट्रैवल कर रहा होता है। तो जब ब्लड कैपिलरी से आगे आ जाता है यानी वेन्स वगैरह के अंदर, तो ज़्यादातर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कार्बोनेट आयन की फॉर्म में यानी बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में होती है और HCO3 की फॉर्म में वो जारी होती है लंग्स की तरफ। 70% कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे भेजी जाती है लंग की तरफ। तो CO2 इज कैरीड बाई बाइकार्बोनेट आयन कंबाइंड विद सोडियम इन प्लाज्मा। एक बात ये भी है, ये हमारी बुक में मेंशन नहीं है, ये जो बाइकार्बोनेट है ये कभी कभार सोडियम से भी जुड़ जाता है HCO3। हमारे खून में सोडियम मौजूद होता है Na पॉजिटिव, तो कभी कभार Na पॉजिटिव से जुड़ के ये बन जाता है NaHCO3 जिसको कहते हैं बाइकार्बोनेट। एक्चुअली ऐसे जा रहा होता है लेकिन उन्होंने सिर्फ बुक पे बाइकार्बोनेट ही लिखा है, सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं लिखा। तो बाइकार्बोनेट रिवर्सिबल रिएक्शन से आयनाइज हुआ। फिर लंग में जाके क्या हुआ, जब लंग तक ये बाइकार्बोनेट का आयन पहुंचा तो लंग में जाके अगेन प्रोटॉन से मिल गया, यानी रिएक्शन जो है ये रिवर्स हुआ और बन गया कार्बोनिक एसिड H2CO3 और कार्बोनिक एसिड फौरन स्प्लिट हो गया CO2 + H2O में। तो लंग में जाके CO2 अगेन पैदा हुई और वो CO2 भला किधर गई, वो CO2 ये आपकी खून की नाली है, ये आपके एल्वोलाई है, तो खून की नाली से निकल के एल्वोलाई में CO2 चली गई। ये है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। पहले CO2 सेल से ब्लड में आती है, ब्लड में आके कार्बोनिक एसिड बन जाती है, फिर स्प्लिट होके बाइकार्बोनेट बनता है। बाइकार्बोनेट जो वो लंग तक पहुंच के अगेन रिएक्शन रिवर्स होते हैं कार्बोनिक एसिड और फिर CO2 बन जाती है और CO2 रिलीज कर दी जाती है। आखिरी मेथड है जी कॉर्पेसल्स। कॉर्पेसल्स सेल को कहते हैं। तो थोड़ी बहुत जो स्मॉल अमाउंट ऑफ CO2 है वो ट्रांसपोर्टेड कॉर्पेसल, वो सेल्स के साथ जुड़कर भी जाती है। जो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर सेल्स होते हैं उन सेल्स के साथ कंबाइंड विद पोटाशियम, सेलों के पास जो पोटाशियम का ग्रुप होता है K पॉजिटिव होता है उससे जुड़ के, तो बहुत मामूली सी मिकदार में, क्योंकि देखिए 20% ये ट्रांसपोर्ट हो रही है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, 5% होगी प्लाज्मा की प्रोटीन और 70% यानी मेजॉरिटी बाइकार्बोनेट आयन। तो ये मामूली सी होती है जो इस तरीके से कॉर्पसल से ट्रेवल होती है। और एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड इन आर्टीरियल एंड वेनस ब्लड। हमने कंपेयर करना है एक आर्टरी का ब्लड और एक वेन का ब्लड। पहले देखें, ये एल्वोलाई है हमारे जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है। जो ब्लड आपके लंग से ऑक्सीजन लेके दिल में पहुंचे और दिल उसको बॉडी की तरफ भेजे, वो ब्लड होता है आर्टीरियल ब्लड। यानी ये एक ब्लड है, ये मैंने रेड कलर से शो किया, ये ऑक्सीजन लेके आ रहा है, ये ब्लड आर्टीरियल ब्लड है। ठीक है, इस आर्टीरियल ब्लड में CO2 लेस होगी। पता कितनी होगी इसमें CO2? इसमें होगी CO2 50 ml पर 100 ml। ये मैंने लिखा है, आर्टीरियल ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होती है 50 ml और ये ब्लड जा रहा होता है आपकी टिश्यूज़ की तरफ ऑक्सीजन देने के लिए। इसमें CO2 लेस ही है। अब टिश्यूज़ को इस ब्लड ने ऑक्सीजन दे दी, अब जो ब्लड वापस आ रहा है उस ब्लड को बोलेंगे वेनस ब्लड। ये ब्लड जो वापस आ रहा है दैट इज़ वेनस ब्लड। तो टिश्यूज़ ने CO2 पैदा की और वो CO2 शामिल कर दी है वेनस ब्लड में, इसलिए वेनस ब्लड में CO2 ज़्यादा होती है। वो कितनी होती है? 54 ml पर 100 ml ज़्यादा होती है। यानी कि सेल्स कितनी CO2 पैदा करते हैं? 400 ml। 50 ml पहले ही थी, जब सेल से ब्लड होके वापस आया उसमें 54 ml हो गई, यानी 4 ml पैदा की गई CO2 एक दफ़ा जब ब्लड ने सर्कुलेट किया। तो स्टूडेंट ये था आज का छोटा सा लेक्चर, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। लॉन्ग क्वेश्चन भी है लेकिन इस चैप्टर में से स्कीम के मुताबिक तो लॉन्ग नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये था छोटा सा टॉपिक, कंप्लीट हुआ। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।